देखो पहले चैप्टर का अपना नाम क्या है, यूनिट एंड मेजरमेंट। नाम के अंदर डायमेंशंस नहीं है। अब व्हाट इज फिजिक्स, क्योंकि सबसे अच्छा पढ़ाई करने का तरीका होता है सवाल करना। भगवत गीता के अंदर भी मतलब यही है। क्या करते हैं अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से सवाल करते हैं, सवाल करोगे तो सवाल करोगे तो तुमको जवाब मिलेगा, अगर तुम सवाल नहीं करोगे तो फिर तुमको जवाब नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल है कि तुम यहाँ पे इतनी दूर से आए हो, धूप में चल के आए हो, और तुम फिर फिजिक्स पढ़ने, व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या, मतलब तुमको जो भी आता है मतलब बता दो। डेफिनेटली एकदम सही। ये फिजिक्स के अंदर मुख्य मेनली हम इन्वायरमेंट की ही स्टडी करते हैं पर, ठीक है। हम इसके अंदर इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट के बेसिक लॉज की, और उन बेसिक लॉज को जो इन्वायरमेंटल के अंदर जो फिनोमेना है उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए उसकी अपन स्टडी करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तुमको ये मतलब बता दूं कि जो फिजिक्स वर्ड है वो आता है ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड था इसके मतलब सिमिलर, जिसका मतलब था जिसका मतलब था नेचर। तो वो ये मतलब वहां से आया है। तो इस बात को हम मतलब लिख लेंगे ऐसे, मतलब पॉइंट बना के साथ साथ लिख लेंगे, ठीक है। पेन लेके आयो, ले लो पेन ले लो। तो हम लिखेंगे द वर्ड फिजिक्स is comes the word physics is come from the Greek word वर्क लिख दिया गया, ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। ठीक है, द वर्ड फिजिक्स कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मीनिंग नेचर। तो ये तो हो गई इसकी जानकारी के फिजिक्स वर्ड आया कहां से। और हम अब फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते क्या है वो अभी अभी हमने बताया कि हम फिजिक्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं स्टडी ऑफ नेचर। और स्टडी ऑफ नेचर के अंदर सिर्फ हम फिजिक्स नहीं पढ़ते, जो जितनी भी नेचुरल फिनोमिना है उनकी स्टडी के अंदर केमिस्ट्री भी आ जाती है, बायोलॉजी भी आ जाती है, और फिजिक्स भी आ जाती है, ठीक है। तो इसके अंदर अपन मतलब सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज दी स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर। क्योंकि ये जो फिजिक्स क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर एंड देयर, समझ में आ रहा तुमको, एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। आई होप यार आप लोगों को मतलब राइटिंग समझ में आ रही होगी, है ना। तो देखो इसके अंदर क्या है कि मैनिफेस्टेशन का मतलब क्या होता है, मैनिफेस्टेशन नहीं, इसका इसका एग्जैक्ट हिंदी मीनिंग क्या था इसका, व्यक्तिगत
देखो हम बताते हैं इसका कि देखो इसका ऐसा मतलब है कि देखो फिजिक्स होती है, इट इज द स्टडी ऑफ बेसिक लॉज ऑफ नेचर, कि इसके अंदर जो जो भी मतलब नेचर है उसके जो मतलब बेसिक लॉज है उसकी हम मतलब स्टडी करते हैं। एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। ये जो इस पे ध्यान दो, ये जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना है, जो अपने पास में जो डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल नेचुरल फिनोमिना है उनको एक्सप्लेन करने के लिए इसका इंग्लिश के अंदर मतलब होता है एक्सप्रेस। हिंदी के अंदर एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता, पर इसका इंग्लिश के अंदर होता है एक्सप्रेशन, मतलब एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो बेसिक लॉज है, बेसिक लॉज, तो इनका जो इस्तेमाल करके हम डिफरेंट डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना को कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे। अगर हमारे पास में कोई नेचुरल फिनोमिना है तो हमारे पास में बेसिक लॉज होंगे, तो उस फिनोमिना के ऊपर जो भी मतलब सिस्टम है उस फिनोमिना के ऊपर बेसिक लॉज कैसे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं, तो वो चीज होती है कि एक्सप्रेस करना, मैनिफेस्टेशन। ठीक है, इन डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना। थर्ड लाइन लिखेंगे इसके बाद में, नीचे लिख लेंगे इसके नीचे। ठीक है, अब एक पॉइंट आता है कि हमने अब तक ये पढ़ लिया कि मतलब फिजिक्स क्या होती है, फिर भी एक एनसीईआरटी में एक बात, एक लाइन गिवन है कि ना कि फिजिक्स की जो प्रिसाइज डेफिनेशन है वो बताना पॉसिबल ही नहीं है। वो और ना ही इसकी प्रिसाइज प्रिसाइज मतलब होता है एग्जैक्ट, कि अगर तुमको जानना है कि नहीं मेरे को बताओ फिजिक्स क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, एग्जैक्ट डेफिनेशन, तो वो एनसीईआरटी कहता है, मैं नहीं कह रहा। एनसीईआरटी कहता है कि फिजिक्स की कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन है ही नहीं, नहीं इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन बनाना पॉसिबल है, और ना ही इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना जरूरी है। हमको इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जानना हमको जरूरी है भी नहीं, कोई मतलब जरूरी नहीं है। बस इतना हमको पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स का मतलब है कि हम इसके अंदर नेचर की स्टडी कर रहे हैं, बेसिक लॉज जान रहे हैं, और अलग अलग हम जो मतलब फिनोमिनास होगी उनको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एक थर्ड पॉइंट आता है, ये आता है कि द प्रिसाइज डेफिनेशन the precise definition of this discipline मतलब ये मतलब फिजिक्स, झुक के लिखना थोड़ा सा यार मुश्किल होता है। The precise definition of this discipline neither possible नहीं है और nor necessary। तो जो इसकी डेफिनेशन है इस डिसिप्लिन का मतलब है कि अपन यहाँ पे फिजिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी जो प्रिसाइज का मतलब होता है सटीक, एग्जैक्ट। सटीक मतलब एकदम मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन, इसका मतलब होता है सटीक। तो द प्रिसाइज डेफिनेशन जो है, यहाँ पे ई आएगा ना, इधर जल्दबाजी में हो जाता। तो जो द प्रिसाइज डेफिनेशन ऑफ दिस डिसिप्लिन नाइदर पॉसिबल और नॉर नेसेसरी, तो ना तो इसकी मतलब पॉसिबल है और नॉर नेसेसरी मतलब जरूरत है हमको नहीं है। तो ये बात कहता है एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये तो हो गया मतलब फिजिक्स हो गई। अब हम देखते हैं कि हमारे पास में बेसिक मतलब फिनोमिना आती कौन सी है। तो कुछ नेचुरल फिनोमिना के अपन एग्जांपल लिख लेंगे। अपन एक एग्जांपल ऐसा करेंगे, एक एग्जांपल मैं बताऊंगा और एक एग्जांपल तुम बताओगे। ठीक है, तो एग्जांपल पहला मैं बताऊंगा, कूलिंग ऑफ टी और मिल्क, टी एंड मिल्क। जो अगर हम दूध और चाय हम छोड़ देते हैं तो वो दूध और चाय जब ठंडा हो जाता है तो वो एक वो है क्या है, वो एक मतलब नेचुरल फिनोमिना है। तो उस मतलब नेचुरल फिनोमिना के अंदर भी मतलब फिजिक्स अप्लाई हो रही है।
फिजिक्स अप्लाई नहीं हो रही वहां पे, एग्जैक्टली फिजिक्स है, बस हमने वो ढूंढा है हमने। ठीक है, तो इस तो इस नेचुरल फिनोमिना के अंदर क्या फिजिक्स लग रही है। अगर कोई चाय और दूध, अगर गर्म चाय और गर्म दूध है, वो अगर ठंडा हो रहा है, तो इसके अंदर कौन सी फिजिक्स का वर्ड अपन इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अंदर हम पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर, जो तुम्हारे फिजिक्स के अंदर 11th क्लास बुक 2 के अंदर है, पूरा मतलब चैप्टर है इसके अंदर, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर। अब एक एग्जांपल तुम बता दो कोई भी मतलब फिजिक्स का। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, बिल्कुल। इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग होती है मेन। तो ये भी एक हो गई फिजिक्स की फिनोमिना हो गई। अब इसके अंदर भी क्या है कि ये एक नेचुरल फिनोमिना है, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इसके अंदर हम जो बेसिक लॉज है फिजिक्स के, वो अप्लाई कैसे हो रहे हैं वो हम मतलब पढ़ेंगे। क्योंकि हमने हमने यही अब तक हमने यही पढ़ा है कि फिजिक्स का मतलब है कि नेचर के बेसिक लॉज को पढ़ना, और साथ में जो डिफरेंट नेचुरल फिनोमिना है उसके अंदर वो फिजिक्स के लॉज किस तरीके से अप्लाई मतलब हो रहे हैं उधर, उनका एक्सप्लेन करना, उनको एक्सप्रेस करना। ठीक है, तो इसके अंदर भी जो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है, तो इसके अंदर जो फिजिक्स की जो लॉ लगता है वो स्कैटरिंग में लगता है, इसमें लगता है हीट ट्रांसफर। और एक और बता देता हूं ऐसे, रोटेशन ऑफ मून, इसमें इसमें क्या लगता है, इसमें ना इसमें पूरी फिजिक्स का बाप आता है इसमें, ग्रेविटी। ठीक है, ये 3 एग्जांपल लिख लो फटाफट। इसके बाद आएगी एक छोटी सी स्टोरी है इसके बाद में, कि हम अब तक तो हमने ये पढ़ा है कि फिजिक्स क्या है, और अब हम देखेंगे जो हमारा पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, ये पढ़ना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये आराम आराम से चलेंगे, कोई अपन को मतलब जल्दी नहीं है, कोई मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जहां पे आपको नहीं समझ आए वहां पे आप बेझिझक पूछो, क्योंकि पूछने से ही जवाब मिलेगा। राइटिंग बड़ी सुंदर है तुम्हारी। तो अब अपन ध्यान देते हैं एक छोटी सी स्टोरी पे, एक छोटी सी कहानी। ज्यादा अपन को सुनो, देखो कहानी कुछ ऐसे है कि एक मूवी आई थी, एक मूवी, उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। तो उस मूवी के अंदर ऐसा होता है कि 3 होते हैं कपल, तो 3 आदमी होते हैं और 3 होती है औरतें, और उनका आपस में ज्यादा झगड़ा। तो फिर जो आदमी कहता है कि खाना बनाऊंगा मैं, जो तीनों आदमी होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ बाहर, खाना बनाएंगे हमको तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अपनी वाइफ को बोलते हैं कि हमको आप लोगों की जरूरत नहीं है, आप लोग जाओ, हम लोगों को खाना बनाना आता है, हम लोग बना लेंगे। और वो लोग 1 घंटे तक किचन में जाके मतलब माथापच्ची करते हैं, कुछ भी मेरे को नहीं पता क्या करते हैं। फिर उनकी वाइफ है ना ऐसे क्यूरियस हो जाती है यार कि कर क्या रहे हैं, इतना टाइम लगा दिया कि जाके मतलब देखते हैं। तो वो मतलब जाती है, तो मतलब देखते हैं कि उन लोगों ने कुछ मतलब बना रखा होता है। फिर पूछते हैं कि ये क्या बनाया है, तो वो उनको नाम नहीं पता था, उन्होंने बोला कि हमने बना दिया। फिर पूछते हैं कि इसमें डाला क्या है, इतना तो बता दो। तो वो बोलती है कि देखो ये हमने मतलब चीनी डाली है, ये मतलब नमक डाला है। फिर वो उसकी वाइफ रोकती है कि एक मिनट ये क्या डाला है, कि नमक, कि ये डब्बे में से, कि हाँ इसी मतलब डब्बे में से। तो वो बोलती है कि ये डब्बा रेड पॉइजन का है, ये नमक नहीं है, ये रेड पॉइजन। अभी अगर ये खाओगे तो ऊपर चले जाओगे। तो एक्चुअली क्या हुआ कि उन तीनों आदमियों को खाना बनाना नहीं आता। ठीक है, तो इससे हम इसका मतलब हम ये सीखते हैं कि देखो खाना बनाना है एक आर्ट, खाना बनाना क्या है, एक आर्ट। अब खाना बनाना अगर आर्ट है और आप
डिसिप्लिन के अंदर जाके वो आप आर्ट अगर आप सीखना आप चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आपको उस आर्ट की लैंग्वेज आपको पता हो, ठीक है ना। अगर अब उस आदमी को ये ही नहीं पता कि मतलब नमक मतलब दिखता कैसे है, उसको नमक और रेड पॉइजन में अंतर नहीं समझ आ रहा, तो सबसे पहले तो सीखना जरूरी है कि उस आर्ट की जो मेन मेन मतलब चीजें हैं, कि हाँ कि इस चीज को नमक बोलते हैं, इसको शुगर बोलेंगे, इसको अपन काली मिर्च बोलेंगे, इसको ये बोलेंगे वो बोलेंगे। तो सबसे पहले ये सब उसके नाम जानना जरूरी है। तो हम क्या सीखते हैं कि हम जिस फील्ड की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो उस फील्ड की लैंग्वेज हमको पता होनी चाहिए। अगर खाना बनाना सीखना है, तो हमको खाना बनाने के जितने भी आइटम है उन सबके नाम हमको पता होने चाहिए। सेकंड थिंग, हमको खाना बनाने की पूरी प्रोसेस हमको पता होनी चाहिए कि वो प्रोसेस प्रोसेस कर कैसे रहे। अगर तुमको खाना बनाना सिखा रहा है और तुमको ऐसा बोल रहा है कि ना कि अब तुमको ये करना है और फिर तुमको छौंक लगाना है। अब छौंक लगाना एक प्रोसेस का नाम है, समझ रहे हो। अब तुमको अगर ये नहीं पता कि छौंक लगाना प्रोसेस होती क्या है, तो तुम वो काम कभी कर ही नहीं पाओगे। तो सिमिलर थिंग हमको फिजिक्स में सबसे पहले ये जो चैप्टर है हमको ये सिखाता है कि ये जो पूरी फिजिक्स है, पूरी एक नई दुनिया है, मतलब नई नहीं, ये अपनी दुनिया है। तो इसकी लैंग्वेज क्या है, तो इसकी लैंग्वेज हमको यूनिट एंड मेजरमेंट हमको मतलब सिखाता है कि अगर आपको आगे फिजिक्स आपको पढ़नी है, तो फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको कुछ कुछ चीजों के आपको नाम पता होने चाहिए, कुछ कुछ प्रोसेसेस कैसे होती है वो आपको पता होने चाहिए, और उनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ फिजिक्स के अंदर अप्लाई नहीं होता, ये आप कुछ भी आप मतलब नया सीख रहे हो, आप अगर आपको चेस सीखना है तो आपको मतलब हाथी का नाम पता होना चाहिए, वो मतलब चलता कैसे है, क्वीन कैसे चलती है, रूक कैसे चलता है, तो वो आपको वो होना चाहिए। तो आप कुछ भी अगर नई चीज सीख रहे हो, तो सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज पता होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है, कि आपको उस सब्जेक्ट की लैंग्वेज पता होनी चाहिए। तो और जो पहला ये चैप्टर है, इससे हम मेनली यही काम करेंगे कि अपन इस सब्जेक्ट की लैंग्वेज सीखेंगे, ठीक है। इतनी सी बात होगी क्लियर। अब इसकी लैंग्वेज के अंदर फिजिक्स की लैंग्वेज, अब एक चीज और, एक हमारे पास में आती है कम्युनिकेशन। क्या था कम्युनिकेशन। अगर जब मैंने पहले आते ही मैंने एक चीज लिखी थी, व्हाट इज फिजिक्स। क्या लिखा मैंने, इसका क्या मतलब है, नहीं सिर्फ इस लाइन का मतलब क्या है, फिजिक्स क्या है, ठीक है। अब ये बात तुमको मतलब कैसे पता, क्योंकि तुमको इंग्लिश लैंग्वेज आती है, तुमको पता है व्हाट का मतलब क्या है, फिजिक्स का मतलब क्या है। अब ये मैं ऐसे ऐसे करके कुछ भी मतलब मैं घुमा के मतलब लिख रहा हूं, तो तुमको पता है कि ये सब अल्फाबेट्स है, वर्ड्स है। तो मैंने एक्चुअली क्या किया कि मैं चाहता हूं तुमसे कम्युनिकेट करना, मैं अपनी बात तुमको समझाना चाहता हूं। अब अगर मैं अपनी बात तुमको समझाना चाहता हूं, तो मेरे को एक लैंग्वेज चाहिए, है ना। और वो लैंग्वेज जो मेरे को भी आए और तुमको भी आए, और उस लैंग्वेज को मैं चाहता हूं कि तुमको पता चले और दुनिया वालों को मतलब पता चले। तो मैं उस लैंग्वेज को एक एल्गोरिथम के अंदर मैंने लिखना शुरू कर दिया कि हाँ, अब ये जो एल्गोरिथम है, जैसे तुम इसको मतलब देखोगे, तुम पहचान जाओगे कि मैं तुमको क्या कहना चाहता हूँ। जैसे तुमने ऐसा देखा कि व्हाट इज फिजिक्स, तो तुम पहचान गए कि हाँ ये मतलब कहना चाहते हैं कि फिजिक्स क्या है। अब इसी प्रकार क्या हुआ कि मतलब फिजिक्स के अंदर जब साइंटिस्ट थे पहले के जमाने में, वो कुछ कुछ बातें सीख रहे थे। अब वो चाहते थे कि हमने वो बातें सीख तो ली, अब हम ये बातें दूसरों को कैसे समझाए। अब तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने लैंग्वेज बनाई फिजिक्स की, कि हम कुछ ऐसा ऐसा मतलब लिखते हैं कि जिसको देख के सामने वाला समझ जाए कि हम क्या कहना चाहते हैं। तो फिजिक्स की लैंग्वेज है, अगर हमको फिजिक्स की लैंग्वेज में कम्युनिकेशन करना है, तो हमको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है, मैथ्स की। हम फिजिक्स के अंदर जितने भी हम सिंबल्स यूज करते हैं, इक्वल टू यूज करते हैं, तो वो सिर्फ एक लैंग्वेज का पार्ट है। वो तुमको जितना जल्दी हो सके तुमको या तो मतलब रटा लगा लेना है उसको, क्योंकि वो सिर्फ एक नाम है, उसके अंदर वो कुछ ऐसा नहीं है। अगर मतलब तुम्हारा नाम हर्षित है, तो तुम्हारा हर्षित नाम क्यों है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम्हारा नाम हर्षित है तो तुम्हारा नाम हर्षित है। तो ऐसा करके उन लोगों ने कुछ मतलब नाम वगैरह मतलब बना दिए। तो हमारा पहला काम है कि जो फिजिक्स की लैंग्वेज है उसकी एल्गोरिथम सीखना, जो कि मतलब मैथ्स के अंदर अपन को मतलब बताती है। और हम इसलिए सीख रहे हैं
क्योंकि अगर वो एल्गोरिथम तुमको दिख जाए तो तुमको मतलब पता होना चाहिए कि वो एल्गोरिथम तुमको क्या कहना चाह रही है। अगर मैं ऐसा लिख दूं a इक्वल टू 5, ठीक है, तो अब ये तुमको पता होना चाहिए कि इसका मतलब है कि a का मान a इक्वल टू 5 है ना, क्योंकि ये बात तुमको पता है। तो ऐसा ही करके क्या होता है कि हमको शुरुआत में फिजिक्स की पूरी एल्गोरिथम हमको पता नहीं होती। अभी अपन तुम लोग 11th में आयो तो हम आराम से धीरे धीरे आराम से अपन पूरी एल्गोरिथम मतलब सीखेंगे, और उसके बाद में अपन धीरे धीरे मतलब फिजिक्स अपन पढ़ते चलेंगे, तो इतना कोई इशू नहीं है। आगे इतनी बात समझ में। अब इसके अंदर जो अगला जो टॉपिक आता है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फिजिकल क्वांटिटीज। जानते हो इसके बारे में कुछ भी मतलब जानते हो, बताओ। फिजिकल क्वांटिटीज जी बिल्कुल बिल्कुल। फिजिकल क्वांटिटीज होती है, किलोग्राम होती है, मीटर होती है, सेकंड होती है। बिल्कुल, तुमको ये तो पता है कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, बट तुम उसका एक्चुअल मतलब बता नहीं पा रहे हो ना। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होती। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बहुत सारी मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जो डिराइव्ड क्वांटिटीज होती है वो तो मतलब डिपेंड भी होती है। हम्म, नहीं, तुमको पता है, तुमको बहुत, हाँ तुम एकदम तुम 80% तुम एकदम सही जा रहे हो, पर बस 20% थोड़ा सा कम है। तो वो अपन एक काम करते हैं, अपन 20% पूरा अपन वो तो कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली जो हम ऐसा देखते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज आया कहां से, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तुमको पता है सबसे बढ़िया सीखने का तरीका क्या होता है कि उसकी हिस्ट्री जान लेना। अगर तुमको पता चल जाएगा कि ये चीज सोची कैसे गई, कैसे मतलब बनाई गई, कैसे ये चीज मतलब लोगों के दिमाग में आई, तो ऐसा समझो कि हम अब तक हमको फिजिकल क्वांटिटीज अब तक डिस्कवर नहीं हुई। अब हमारे सामने है, एक तो है बकरी है और एक साइड शेर है। लोयन जानते हो, तो एक साइड गोट है और एक साइड है लोयन। और तुम हो यहां पर, ठीक है। अब तुम क्या कर रहे हो कि तुम गोट को देख रहे हो और लोयन को देख रहे हो। अब तुम इतने सेंसिबल हो कि तुमको तो आंखों से इतना तुमको नजर आ रहा है यार कि ये दोनों सेम तो नहीं है, ये और ये एक दूसरे से अलग तो है। ये मतलब थोड़ा सा ऐसे साइज में खूंखार है, बड़ा है, और ये ऐसे मतलब मासूम सी और ऐसे मतलब पतली मतलब गर्दन की कुछ है। अब देखने से तुमको पता चल रहा है कि यार दोनों चीजें तो अलग अलग है, सेम तो नहीं है दोनों चीजें। अब तुमको ये पता करना है कि ये अलग तो है, पर मैं इनको कैसे मतलब खुद समझूं और लोगों को समझाऊं कि ये किस बेस पे अलग अलग है, किस बेस पे अलग अलग है। अब अगर तुम खुद बताओ, अगर तुम देखते सबसे पहले क्या बताते इन इन इनके अंदर कंपेयर करके क्या बताते, अलग क्या है इनमें? साइज अलग है और है, वॉइस अलग है और चलने का तरीका अलग है, और ये मांसाहारी है, ये शाकाहारी है, तो ऐसा करके। तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं कि हम जब दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर कर रहे हैं तो हम जिस बेस पे कंपेयर करेंगे वो बेस ही फिजिकल क्वांटिटीज है। सबसे पहला बेस जब तुमने साइज बताया तो वो साइज ही फिजिकल क्वांटिटीज है। अब उस साइज को हम फर्दर हम उसको दो दो तीन पार्ट में हम उसको क्लासिफाई मतलब कर देते हैं। मतलब हाइट, अब हाइट एक मतलब साइज का ही तो है ना पार्ट। साइज का मतलब क्या होता है, छोटा बड़ा। हाइट में भी क्या होता है, छोटा बड़ा। तो फिर हाइट क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी। साइज के अंदर मतलब वेट भी आ जाता है कि हाँ वो थोड़ा सा ऐसे बड़ा है, ऐसे वो है। चलने का तरीका, अब चलने का मतलब तरीका तो नहीं, लेकिन किस रफ्तार से चल रहे हैं वो भी मतलब क्या हो जाता है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी। तो एक्चुअली जो फिजिकल क्वांटिटीज है वो हम कंपैरिजन के लिए हम यूज करते हैं। तो जब सबसे पहले जब दुनिया बनी और दुनिया के अंदर हमको पहला काम था कि हम नेचर की स्टडी करें, और हमको हर चीज अलग अलग हमको नजर आ रही थी कि नहीं भाई ये तो अलग अलग है, कोई हर चीज मतलब सेम तो नहीं है। हर आदमी हर औरत मतलब सेम तो नहीं होता, सब लोग अलग अलग होते हैं। तो अलग अलग है, तो उनको कंपेयर करने के लिए उनको बोला कि हम हमको कुछ मतलब बेसिस तो हमको मतलब चाहिए ना कि हम
बताए कि हाँ ये इस आधार के ऊपर, ये इस बेसिस के ऊपर ये से अलग है, तो वो जो बेसिस जो आने लगे कंपैरिजन के लिए वो थे फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्या थे? फिजिकल क्वांटिटीज। और उसके बाद में फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसा मतलब कह दिया गया कि फिजिकल क्वांटिटीज अगर अपने पास में कोई भी मतलब सिस्टम है, अब ये भी अगर मैंने जो बनाया है तो आप तुम ऐसा कह सकते हो कि ये हमारा मतलब क्या है? सिस्टम। सिस्टम कुछ अलग नहीं होता। तो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसा बताया कि फिजिकल क्वांटिटीज अगर अपने पास में कोई भी सिस्टम है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताएगा। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि आप वो उस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन देगा कुछ इस प्रकार से कि अगर मैं उस सिस्टम का एक्सप्लेनेशन तुमको बता दूं तो तुमको पता चल जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जैसे अगर मेरे पास में अगर हाथी है और मैंने तुमको नहीं बताया कि मेरे पास में हाथी है, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा जानवर है जो बहुत बहुत मतलब बड़ा है, उसकी मतलब सूंड है, मोटे मोटे पैर है, उसके बड़े बड़े कान है। अब मैंने सिर्फ उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई सिस्टम की, बट तुम वो सिस्टम पहचान जाओगे कि हाँ कि मैं बात कर रहा हूँ हाथी की। और ये सब और अपन कर क्या रहे हैं? नेचर की स्टडी बस। तो हमको जितने भी नेचर के अंदर सिस्टम है उनकी हमको कैरेक्टरिस्टिक बतानी है, तो हम बताएंगे फिजिकल क्वांटिटी से। तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक होती है सिस्टम की, और जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं। अब ये बस पॉइंट ऐड कर लेना कि हम जो भावनाएं होती है ना, भावनाएं उनको हम मतलब मेजर नहीं कर पाते। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि मैं एक अच्छा इंसान हूं और मैं मतलब बच्चों से बहुत प्यार करता हूं, तुम जो मेरा प्यार है वो मतलब फिजिकल क्वांटिटी नहीं होगी, उसको उसको हम मतलब मेजर नहीं कर पाएंगे उसको। ठीक है? तो फिजिकल क्वांटिटीज एक तो वो होती है मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, और सेकेंडली हम इसको मेजर भी कर सकते हैं, तो वो हो जाएगी फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब क्या करेंगे बच्चे? साथ साथ लिखेंगे। ठीक है? लिखेंगे इट इज दी कैरेक्टरिस्टिक of system that can be measured and expressed in numerical value। ठीक है? तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम दैट कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल वैल्यू। हम इसको मेजर कर सकते हैं और एक न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा फिजिकल क्वांटिटीज। और इसके अगर तुम एग्जांपल अगर मतलब लिखना चाहो तो हम देखते हैं कि हम इसके एग्जांपल मतलब कैसे लिख पाते हैं। तो जैसे देखो, पहला एग्जांपल लिखो। फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी का जो बेसिक काम है वो है कंपेयर करना। ठीक है? तो पहला एग्जांपल हो जाएगा, अगर हमारे पास में टग ऑफ वॉर। टग ऑफ वॉर मतलब समझ में आता है? रस्साकसी का गेम, जो रस्सा खींचता है कभी, तो टग ऑफ वॉर तूने मतलब देखा है? तो उस गेम का नाम होता है टग ऑफ वॉर। ठीक है? अब तुम सोचो, ऐसे एज्यूम करो कि तुम वो गेम खेल रहे हो या तुम वो गेम देख रहे हो, तुम ऑब्जर्वर हो, तुम वो गेम मतलब देख रहे हो, और वो उधर से जोर लगा रहे हैं, मैं इधर से मैं जोर लगा रहा हूँ, ऐसा करते करते और मैं जीत जाता हूँ। मैं जीतता हूँ हर बार। तो मैं जीत जाता हूँ। तो तुम ये जो हमारा पूरा सिस्टम था, तो इसमें तुम क्या मतलब वर्ड यूज करोगे जिससे तुम बता पाओ कि मैं क्यों जीता? मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, डेफिनेटली। तो एक मतलब सिस्टम था टक्स ऑफ वॉर, और मैं वो गेम जीत गया। तो मैंने क्या किया? मैंने ज्यादा फोर्स लगाया, इसलिए मैं जीत गया। तो अब तुमको अगर अब तुम्हारे सामने एक प्रोसेस हुई, तुम्हारे सामने एक गेम हुआ, वो गेम में जीत गया, अब वो एक प्रोसेस हुई। अब उस प्रोसेस के अंदर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मतलब काम में आई? फोर्स। तो ये चीज तुमको पता होना चाहिए कि एक्चुअली फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज आती कहां से है। फिजिकल क्वांटिटीज
नेचर से ही निकल के आती है। हमको अगर नेचर के अंदर अगर हमको एक्सप्लेन करना हो तो हम इसके लिए हम मतलब फिजिकल क्वांटिटी खुद से बनाते हैं। कुछ पूछना है, पूछो कुछ। तो इसके अंदर आएगी फोर्स। अगली ले लो मतलब कार रेस। अगर अगर तुम्हारे पास में एक कार रेस हो रही है जिसके अंदर सारी कारें अलग अलग है, कोई कोई कार मतलब सेम नहीं है, सारी कार नहीं, सारी कारें सेम है, अलग अलग नहीं है, सारी कारें क्या है, सेम है, उनका मतलब मॉडल सेम है, सब कुछ सेम है, कार रेस चल रही है। और कार रेस के अंदर क्या होता है कि जीतता कौन है, एक कार। अब वो एक कार मतलब क्यों जीती, डेफिनेटली क्योंकि अगर वो कार सबसे तेज मतलब चल रही थी, तेज चलने का मतलब क्या है कि उसकी स्पीड और वेलोसिटी सबसे ज्यादा थी, इसलिए वो कार जीत गई। तो कार रेस के अंदर मतलब क्या आता है, स्पीड और वेलोसिटी। तो ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल है। तो हम समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कहाँ से आ रही है, कैसे मतलब बनाई जा रही है। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब यही है कि अगर कुछ नेचर के अंदर अगर कुछ फिनोमिना हो रही है तो हम चाहते हैं कि उस फिनोमिना को कंपेयर करें। हम चाहते हैं कि वो बहुत सारी कार थी, कार रेस हो रही थी, एक कार जीत गई, तो हम चाहते हैं कि हम पहले उन सभी कारों के आपस में कंपेयर करें कि यार इन सारी कारों में ऐसा क्या डिफरेंस था कि सिर्फ ये एक ही कार जीती। सारी कामों जितनी भी कार है सबके मतलब मॉडल सेम, कंपनी सेम, सब कुछ सेम, फिर भी एक कार मतलब जीत जाती है। क्यों क्यों जीत जाती है, हम बोले किस बात पे इनको कंपेयर करें, तो हम बोलते हैं कि हम स्पीड के बेस पे इनको कंपेयर करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। क्या ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड इस पर्टिकुलर कार की स्पीड सबसे ज्यादा थी और इसलिए ये कार जीत गई। तो हम एक्चुअली फिजिकल क्वांटिटीज का काम ही है कंपैरिजन करना। अब अगर हमको नेचर की स्टडी करना है तो हमको सबसे पहला है कि हम चीजों को देखेंगे और कंपेयर करेंगे कि ये चीज इस चीज से अलग क्यों है, और जिस बेसिस के ऊपर वो अलग है वो मतलब बेसिस क्या है, फिजिकल वो फिजिकल क्वांटिटी। ठगसो बोर हो रहा था, रस्साकसी हो रही थी, दोनों साइड मतलब आदमी थे, सब कुछ मतलब सेम था, एक आदमी मतलब जीत जाता है। फिर हम बोलते हैं कि यार सब कुछ सेम है, तो हम कंपेयर करते हैं उसमें और इसमें कि इसमें और उसमें क्या क्या अंतर है कि ये मतलब ये आदमी जीता, क्यों जीता ये आदमी, क्योंकि ये आदमी उस आदमी के कंपैरिजन ज्यादा फोर्स लगा रहा था। तो फोर्स क्या हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज। और ऐसा करके अगर हम कोई एक मतलब पतला आदमी है और एक मतलब मोटा आदमी है, अगर उसको करे कंपेयर, तो हम उसको वेट के बेस पे कर लो, हाइट के बेस पे कर लो, डेंसिटी के मतलब बेस पे कर लो। अगर तुमको दूध और मतलब मिट्टी को अगर मतलब कंपेयर करना हो कि दूध और मिट्टी में डिफरेंस क्या है, तो तुम मतलब कलर के बेस पे कर सकते हो, स्टेट के बेस पे कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो कि इनकी डेंसिटी क्या है, अलग अलग। तो ये सब की मतलब क्या हो जाती है, फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब यही है कि अगर हमको साइंस नेचर में कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन जिस बेस पे करेंगे वो बेस निकल के आएगा फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसी से हम जब आगे बढ़ते हैं तब एक दूसरी कहानी शुरू होती है कि हम अब तो ये तो हम सीख चुके हैं कि हमको करना है कंपैरिजन। अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, एक और ऐसे इतना कोई एक अच्छा सा एग्जांपल, अच्छा तो नहीं है पर एग्जांपल, कि अगर हम मैं ऐसा ऐसा बोल दूं कि मेरे पास में एक तो है गोट है, बकरी है, एक मेरे पास में मतलब घोड़ा है, और एक मेरे पास में है एक एलिफेंट है लो, एक एलिफेंट ले लेता, एक मेरे पास में हाथी है। और मैं इनको फिजिकल क्वांटिटी यूज करूंगा वेट। क्या यूज करूंगा, वेट। कि मेरे पास में तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट थे, मैं उन तीनों ऑब्जेक्ट को कंपेयर करूंगा वेट के आधार पे। अब वेट के आधार पे ये तो मैं कंपेयर, अब तक हमने क्या कंपेयर कर रहा था कि ये मतलब ज्यादा है, ये मतलब कम है, पर हमारे पास में एक प्रिसाइज एक सर्टेन वैल्यू नहीं थी, है ना। हम इतना बोल रहे थे कि इसकी स्पीड मतलब ज्यादा है बाकियों से, इसने मतलब ज्यादा मतलब बल लगाया होगा, या इसका वेट इससे मतलब ज्यादा है, ज्यादा कम बोल रहे थे अब तक। पर एक ऐसा तो नहीं है ना, अब हमको एक मतलब प्रिसाइज और एक सर्टेन एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए ना हमको।
कि हाँ यार कि वो ठीक है, वो इसकी स्पीड ज्यादा है, पर कितनी ज्यादा, कितने टाइम ज्यादा है, उसने कितना टाइम उसने मतलब ज्यादा फोर्स लगा रहा है, या कितना टाइम उसका वेट उसका मतलब ज्यादा है ना। तो अब सेकंड क्वेश्चन आया ये निकल के, जो मतलब साइंटिस्ट थे वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, वो लोग फिजिक्स बना रहे हैं, धीरे धीरे फिजिक्स बन रही है फिजिक्स। तो उन्होंने फिजिकल क्वांटिटी बना लिया, अब बोला कि चलो ठीक है, हमने फिजिकल क्वांटिटी तो कब बन चुकी है, अब हमको चाहिए सर्टेन वैल्यू। तो सर्टेन वैल्यू के लिए वो सोचा कि चलो हम 3 ऑब्जेक्ट लेते हैं और एक लेते हैं वेट। तो वो बोला कि चलो एक काम करते हैं कि गोट के वेट को मान लेते हैं बेसिक वेट, मतलब इसको मान लेते हैं मतलब बेसिक वेट। फिर उन्होंने देखा कि हाँ, कि उन्होंने एक साइड घोड़े को रखा तराजू के अंदर, और एक साइड रखा गोट को। एक उनके पास एक बड़ा था, एक मतलब तराजू, बड़ा तराजू। अब वैसे आज क्लास नहीं है, वैसे 11th की क्लास है ये, मतलब छोटे बच्चे क्लास नहीं है आज, नहीं। हाँ, विनय वैसे भी मतलब पूछ लो जाके एक बार। तो तो उन्होंने रखा इसके वेट को एक मतलब बेसिक वेट, और उन्होंने ले लिया एक बड़ा मतलब तराजू, जो मतलब ट्रक वगैरह की भी भार मतलब तोल लेता है। फिर उन्होंने एक साइड इसको रखा और एक साइड मतलब घोड़े को डाल दिया। फिर मतलब देखा तो उन्होंने एक 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 बकरी रखी, दो दो बकरी रखी, तभी भी मतलब घोड़ा नीचे, 3 रख दी, 4 रख दी, 5 रख दी, 6 रख दी, बहुत सारी थी उनके पास मतलब बकरी। तो उन्होंने जब मतलब 15 बकरी रखी, तब वो ऐसे हो गए, मतलब बराबर हो गए ऐसे। तो उनको पता चल गया कि अच्छा घोड़े का भार है 15 गोट, के घोड़े का भार होता है 15 गोट के बराबर। हाथी को रखा तो ऐसा हो गया मतलब 1500 गोट के बराबर, एक आइडिया से। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हमने यार मतलब जो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट थे, हमने इनको मतलब कंपेयर हमने कर लिया, बहुत मतलब मेहनत की हमने कर लिया। पर ऐसा अगर हमारे पास में अगर हर किसी को अगर मतलब कंपेयर करना हो वेट के बेस पे, तो हर बार तो अपन जो बेसिस है वो हम गोट हम नहीं ले सकते ना। तो हमको एक सटीक, हमको एक मतलब बेसिस चाहिए जिसके कंपेरेटिवली हम बाकियों को कंपेयर करें। एक सटीक हमको एक मतलब बेसिक चाहिए कि हाँ ये हमारा स्टैंडर्ड वेट है, और इसके कितने मल्टीप्लाई बाकियों के वेट होंगे, तो वो हम मतलब देखें। तो यहीं से जो ये मतलब बेसिक आता है ना, इसको क्या करते हैं कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम बार बार ऐसा ऐसा नहीं लेंगे, हम इसकी जगह यूज करेंगे यूनिट्स का। क्या यूज करेंगे? यूनिट्स का। कि हम यूनिट्स कर देंगे डिफाइन, जैसे यहां पे कर दिया कि इसका जो वेट था, यूनिट को कर देंगे डिफाइन कि हाँ ये एक पर्टिकुलर वेट है, ये एक यूनिट है। अब इसके कंपेयर तुम बता दो, अगर अगर हाथी का तुमको मतलब निकालना है, तो वो इतना यूनिट है, वो इतना यूनिट है। अब जैसे तुमको सबको पता है कि वेट की यूनिट क्या 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 होती है, केजी। तो इन्होंने मतलब डिसाइड कर दिया कि 1 किलोग्राम वेट इतना इतना कुछ होगा, इतना इतना। फिर उन्होंने बता दिया अच्छा मतलब बकरी का होता है 15 किलो, घोड़े का होता है 400 किलो, हाथी का होता है 1500 किलो, और ऐसा करके आसान हो गई चीजें। तो यूनिट कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ? यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। तो हम अब लिखेंगे यूनिट की डेफिनेशन। समझ गए यूनिट क्या होता है? यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ क्योंकि हमको कुछ ना कुछ चाहिए था, एक बेसिक चाहिए था। किसके लिए? क्योंकि हम मेजरमेंट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। क्या कर रहे हैं? ठीक है। तो बच्चा अगली हेडिंग लिख लो, यूनिट। लिखो द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज the measurement of physical quantities बच्चा जहां भी तुमको नहीं समझ आए तुम पूछ लेना, अब तक तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो। तो हमको थोड़ी मतलब घबराहट हो रही है, हमको ऐसा लग रहा है कि हम कुछ ऐसा पढ़ा रहे हैं कि या तो तुम्हारे पूरा ऊपर से मतलब चला जा रहा है, या तुमको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि बच्चा पूछता रहता है, तुम मतलब कुछ पूछ ही नहीं रहे हो यार। तो द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन, involves comparison with
विद द बेसिस। तो जो मेजरमेंट होता है फिजिकल क्वांटिटीज का, वो होता कैसे है, उसके अंदर हम कुछ नहीं करते। मतलब अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हम अगर मेजरमेंट हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम उसको कंपेयर कर रहे हैं किसी बेसिस के साथ में। अब वो जो मतलब बेसिस होगा वही क्या होगा, यूनिट होगी, कि हम उस यूनिट के साथ में उसको मतलब कर रहे हैं कंपेयर। तो आगे लिखो, दैट certain basis जो कि arbitrarily chosen। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मतलब आर्बिट्रेरी का मतलब आता मतलब समझ गया। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कि अपनी स्वेच्छा से, अपने मतलब मन से, मतलब कुछ भी। आर्बिट्रेरी का मतलब है कि कोई तुम पे कोई बंदिश नहीं थी कि तुम यही चीज चूज करो, कि तुम पे ये बंदिश नहीं थी कि तुम 1 किलोग्राम का भार है ना तुम उतना ही रखो। वो हमने आर्बिट्रेरली चूज कर लिया, मतलब ऐसे ही कुछ भी हमने चूज कर लिया। हमने एक बार हमने मतलब सोचा चलो ठीक है तो इसको हम मतलब बना देते हैं, तो वो आर्बिट्रेरली चूज मतलब होता है। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है कि मतलब यही होता है कि एक फिक्स ना होना, ठीक है। तो दैट सर्टेन बेसिस, सर्टेन मतलब होता है निश्चित, इन विच that certain basis which is internationally accepted, internationally accepted internationally accepted numerical standards। कोल्ड यूनिट। तो देखो हमारे पास में यूनिट का दिखा, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद द बेसिस। तो जो अगर हम फिजिकल क्वांटिटीज का मेजरमेंट कर रहे हैं तो हम एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं। अगर तुमको कोई कह रहा है कि तुम किसी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हो, तुम स्पीड मतलब चेक कर रहे हो मतलब किसी कार की, तो तुम क्या कर रहे हो, तुम एक्चुअली कंपेयर कर रहे हो विद द बेसिस। कि तुम कोई भी अगर तुम्हारे पास में जो मतलब बेसिस है, अब तुमको पता है कि जो स्पीड का जो बेसिस होता है वो होता है मीटर पर सेकंड होता है, तो तुम कंपेयर कर रहे हो कि 1 मीटर पर सेकंड के कंपेयर में उसकी स्पीड कितनी है। अगर तुम कहते हो कि उस कार की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, कितनी है 50 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब है कि वो 50 टाइम्स मीटर पर सेकंड है। क्या है वो 50 टाइम्स मीटर पर सेकंड है। तो तुमने एक कंपेयर किया है कि 1 मीटर पर सेकंड से 50 गुना ज्यादा, तो वो एक हो गया 50 मीटर पर सेकंड का कंपैरिजन। तो अब मीटर पर सेकंड तो अब हमने एक बेस हमने बना लिया है, लेकिन तुम चाहते उस वक्त तो तुम किसी भी बेस से उसको कंपेयर मतलब कर सकते थे। लेकिन यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है कि दैट सर्टेन बेस, कि हमने वो जो बेस था जिसके कंपेयर जिससे हम उसको कंपेयर कर रहे थे, हमने उसको एक सर्टेन कर लिया, उसको एक मतलब निश्चित बना दिया कि भाई आज से तो आज से बेस यही रहेगा, जो कि आर्बिट्रेरली चूजन। और जब उसको किया गया तो उसको ऐसे ही चूज कर लिया गया, उसके पीछे कोई मतलब लॉजिक नहीं था, इतना कोई मतलब कोई खास कोई मतलब लॉजिक नहीं था कि हम यही मतलब यूज क्यों क्यों कर रहे हैं, कोई खास कुछ मतलब लॉजिक नहीं था। ऐसे आर्बिट्रेरली उसको मतलब चूजन कर लिया गया, चूज कर लिया। और भी चीज जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड्स, और बाद में वो जो बेसिस था उसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया था पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो यूनिट एक्चुअली वो बेस है जिसको पूरे विश्व के अंदर एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। क्यों, ताकि हम उस बेस के कंपेयर में हम कंपेयर कर सके और हमको ताकि हम मेजरमेंट कर सके फिजिकल क्वांटिटीज के, और उन्हीं को हम कहेंगे यूनिट। उस बेस को, इस बेस को हम मतलब क्या बोलेंगे, जो बेस है जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे, यूनिट। तो